गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका बजट वाले चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम बजट के बारे में डेफिनेशन और उसके जो उद्देश्य कार्य थे वो हम देख चुके थे, और हमने सरकारी बजट का जो वर्गीकरण है वो हमने किया था कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके। और इसमें मैंने आपको कहा था कि सरकारी बजट को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, और सेकंड होगा कैपिटल यानी कि पूंजीगत बजट। आज हम राजस्व बजट के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो राजस्व बजट होता है वो बनता है करों से प्राप्त आय से, ठीक है। और बजट का मतलब मैंने आपको बताया था कि आय और व्यय का लेखांकन। अब वो चाहे राजस्व बजट हो चाहे पूंजीगत बजट हो, जिसमें बजट शब्द जुड़ता है वो आय और व्यय का लेखांकन बताता है। आय को आप प्राप्तियां भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम आएगी, प्राप्त होगी। अब हमने कहा कि राजस्व बजट राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्चे यानी कि व्यय में बटा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी होती है, यानी कि सरकार जब राजस्व बजट बनाती है तो उसमें पैसा कहाँ से प्राप्त करती है। हमारे पास इसके दो ऑप्शन हैं। पहला होगा कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व या करों के अतिरिक्त जो सरकार प्राप्त करेगी पैसा। इस फ्लो चार्ट में गैर कर राजस्व व्यय लिखा हुआ है, जबकि ये गैर कर राजस्व प्राप्तियां होगा। अब बात करते हैं हम कर राजस्व की। तो कर क्या होते हैं? कर एक ऐसी इकाई होती है जो सरकार अपनी आय में वृद्धि करने के लिए जो नियम बनाती है दूसरे लोगों के ऊपर या सामान्य जनता के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले राजस्व प्राप्तियों की। तो देखिए, इसमें राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जाता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। तो आप पूरा बुक से ना समझें, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुने। राजस्व प्राप्तियाँ जो सरकार से नहीं प्राप्त करती का मतलब ये हम जनता से इकट्ठी करते हैं पैसा, ये वाला। राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से इकट्ठी की जाती हैं? जनता से कर लेकर के, ठीक है। आगे देखिए, इसमें सबसे पहले बता रखा है इसमें कर राजस्व के बारे में। इन्हें कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, इसको काफ़ी समय से प्रत्यक्ष करों जैसे कि व्यक्तिगत आयकर, फर्मों के लिए सरकार जो निगम कर बनाती है वो, अप्रत्यक्ष कर जैसे कि उत्पादन कर या सीमा शुल्क, या फिर हम ये कह सकते हैं जीएसटी। तो देखिए, जो मैं बोल रही हूँ इसमें जो फ्लो चार्ट बना हुआ है कर राजस्व का, इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा प्रत्यक्ष कर और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अगर हम इसी फ्लो चार्ट को और आगे बढ़ाते हैं तो कर राजस्व को फिर से आप दो भागों में बांटेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो वे कर जो जनता पर प्रत्यक्ष तरीके से लगाए जाते हैं, यानी कि ऐसे कर जो किसी व्यक्ति की आय और कंपनी के लाभांश पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने बोली है आप इसे अपने नोट्स की कॉपी में लिख सकते हैं। वे कर जो किसी व्यक्ति की आय और कंपनी के लाभांश पर लगाए जाते हैं उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण होगा वो होगा इनकम टैक्स यानी कि आयकर, दूसरा होगा निगम कर। ये कुछ प्रत्यक्ष कर के प्रकार होते हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में कहा कि कंपनी के लाभांश पर लगते हैं, तो कंपनी के लाभांश पर निगम कर लगाया जाता है जिसे हम प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं। कर के दूसरे प्रकारों की अगर हम बात करें उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो सुनिए कि वे कर जो किसी व्यक्ति पर वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से लगते हैं, ठीक है। दोनों ही कर लग तो व्यक्ति पर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या हो रहा है कि ये वो कर हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति पर लगाए जा रहे हैं, जैसे जीएसटी यानी कि वस्तु व सेवा कर, मनोरंजन कर, सुरक्षा कर। ये क्या होते हैं? मान लीजिए आपने एक मार्केट से कोई वस्तुएं खरीदी, तो आप
उस वस्तु को खरीदने का जितना मूल्य है, उस मूल्य में जो कर की राशि है वो भी जुड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कर को डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे हैं, सैलरी में से कटवा करके नहीं दे रहे हैं, आप वस्तु के पैसे अतिरिक्त दे रहे हैं उस कर की राशि के रूप में। ये होते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब हम बात करते हैं आगे, जिसमें और भी उदाहरण दे रखे हैं। मैं इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो पढ़ रही हूँ। अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे कि संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति शुल्क, ये कुछ कर ऐसे हैं जो अभी समाप्त हो चुके हैं या प्रचलन में इतने नहीं हैं, इसीलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता था। पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से की जाती है। ये लाइन ये कह रही है कि सरकार को जब भी लगता है कि लोगों की आय धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार क्या करती है, करों की मात्रा भी बढ़ा देती है। ठीक है, आपने जो कर के प्रकार पढ़े उसके अलावा हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रगतिशील करारोपण क्या होता है, हमारे देश में ये प्रणाली प्रचलित है प्रगतिशील करारोपण। तो जब आय बढ़ती है, आय में प्रगति होती है, तो करों में भी प्रगति कर दी जाती है, करों में भी वृद्धि की जाती है। क्योंकि मान लीजिए पहले किसी व्यक्ति की सैलरी 40,000 थी, तो 40,000 के हिसाब से वो टैक्स देता था, लेकिन अगर उसकी सैलरी बढ़ कर के 80,000 हो गई है, तो जो कर की मात्रा है उसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। फर्मों पर आनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। अब इसने क्या बताया आपको, कर प्रणाली का अन्य प्रकार बताया, आनुपातिक कर। आनुपातिक कर क्या होते हैं? आनुपातिक कर का मतलब होता है कि जितनी मात्रा सैलरी या वेतन की होती है उतनी ही मात्रा में कर लिए जाते हैं सरकार से, उसी अनुपात में, सेम अनुपात में। कर की दर लाभयुक्त आय का एक विश्लेषण अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा गया है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं मतलब जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, मेडिसिन पर बहुत कम टैक्स लगता है, या वायु है, ऑक्सीजन है, इस पर आप टैक्स देते हैं कि नहीं देते, ठीक है। अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है, या तो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत ही कम ली जाती है। लेकिन जो सुख सुविधा की या विलासिता वस्तुएं हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा कर लगता है। सोने की अंगूठी हो गई, हीरा हो गया, डायमंड हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, विलासिता की वस्तुएं हो गई, इन पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं वही व्यक्ति खरीद पाते हैं जिनकी आय भी ज़्यादा होती है, ठीक है। पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुओं या तंबाकू हो गया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए सरकार उस पर ज़्यादा टैक्स लेती है। पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, वो सीमित मात्रा में है, ठीक है। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण, ब्याज प्राप्तियां, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं से जो पैसा मिलता है वो आता है गैर कर में। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कर प्राप्तियां देख रहे थे। कर प्राप्तियों को हमने 2 भागों में बांटा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब हम बात कर रहे हैं गैर कर की, क्योंकि टैक्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से सरकार पैसा कमाती है। तो इसमें वही उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन देती है उससे जो जनता गवर्नमेंट को वापस ब्याज देगी, तो ब्याज दे रही है, तो ये क्या होगी, सरकार की आय हो गई। कौन सी आय? गैर करों से, ठीक है। या सरकार ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट को जो कुछ प्रॉफिट मिलेगा वो भी क्या हो गई, सरकार का आय हो गई। कौन सी आय? गैर कर प्राप्ति। तो ये आपका राजस्व प्राप्ति वाला जो पार्ट है वो पूरा हुआ है, जिसमें आप कर राजस्व और गैर कर राजस्व की बात कर रहे थे। अब हमने क्या देखना है यहाँ पर कि सरकार ने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, राजस्व प्राप्ति यानी कि राजस्व आय तो सरकार ने इकट्ठी कर ली। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा इकट्ठा करने के बाद उसे खर्च करने की योजना बनाएगी। खर्च करने की योजना बनाएगी, इसीलिए हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, राजस्व व्यय। अब सरकार ने जो पैसा बनाया था उसे खर्च कितने तरीके से किया जाता है? 2 तरीके से उसे खर्च किया जाता है। पहला योजना बना करके, और दूसरा जो सरकार के अचानक से खर्चे होते हैं जिसे हम कहते हैं गैर योजनागत व्यय। चलिए बात करते हैं हम कि सरकार के जो योजनागत व्यय हैं वो कौन से होंगे। बुक में नहीं दिया हुआ आपकी कि योजनागत व्यय कौन से होते हैं, फिर भी ध्यान से देखिए।
जब सरकार बजट बनाती है तो सरकार को पता होता है कि एक साल में कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। जैसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, अभी एक एक वर्ष की योजना बन जाती है, तो गवर्नमेंट को पता है कि इस साल के लिए ये वाली योजना बनेगी। शिक्षा पर खर्च करना है, स्वास्थ्य पर खर्च करना है, सड़क, बिजली, पानी पर खर्च करना है सरकार को। तो जो खर्चे सरकार को पता हैं, पहले से प्लान किए हुए हैं, वो सारे खर्चे आते हैं योजनागत व्यय में। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी फैली है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए पता नहीं था पहले से कि भाई इतने सारे पैसे हमको खर्च करने पड़ सकते हैं, या कोई बाढ़ या आतंकवादी हमला हो जाए तो गवर्नमेंट को अचानक से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या ये कह लो कि कोई विदेश या कोई दूसरे देश के व्यक्ति अगर हमसे आर्थिक मदद मांगते हैं तो अचानक से वो करनी पड़ेगी। तो जिन खर्चों का पहले से पता नहीं होता लेकिन फिर भी वो करने पड़ जाते हैं, तो वो आते हैं गैर योजनागत में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राजस्व बजट वाले हिस्से को पूरा किया। पहले तो राजस्व बजट की परिभाषा बतानी है कि राजस्व आय और राजस्व व्यय का लेखांकन। आय और प्राप्तियों का मतलब एक ही होगा। हमने इसे दो भागों में बांटा कि राजस्व प्राप्तियाँ पैसा कहाँ से आएगा, राजस्व व्यय पैसा कहाँ खर्च करना है। प्राप्तियाँ हमने कहा कि हम कर और गैर करों से प्राप्त करेंगे पैसा, और व्यय कैसे करेंगे, योजना बना करके या गैर योजनागत। अब हम बात करते हैं पूंजीगत बजट की। इसके भी सेम पार्ट होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर इन दोनों में ये है कि राजस्व बजट करों की जो आय होती है उससे बनता है, जबकि पूंजीगत बजट हमारे देश के जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उनसे जो सरकार पैसा कमाती है वहाँ से बनता है। ठीक है। इसे भी हमने सेम दो भागों में बांटा, पूंजीगत प्राप्तियाँ पैसा कहाँ से आएगा और पूंजीगत व्यय कहाँ और कैसे खर्च करना है। तो पैराग्राफ रीड कर रही हूँ मैं। सरकार को ऋणों के रूप में जो धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से भी जो पैसा मिलता है वो पूंजीगत प्राप्ति में आता है। या जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है उन्हें इसकी अदायगी भी करनी होगी, अतः ऋणों से देयता प्राप्त होती है। गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया, उसके बदले में सरकार को ब्याज प्राप्त होती है, तो वो किस में आएगी, पूंजीगत प्राप्ति में। इस प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, कोई डिपार्टमेंट है, सरकार ने वो बेच दिया क्योंकि सरकार वो चला नहीं पा रही थी, तो गवर्नमेंट ने उसको बेच करके पैसा कमा लिया। ठीक है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपने शेयर बेचना, तो इनसे सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा कम हो जाती है और सरकार के पास पैसा आ जाता है। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनमें देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो जाएं, वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो समझना ये है कि अगर सरकार ने ऋण दिया हुआ है उससे जो ब्याज मिलेगा गवर्नमेंट को, वो पूंजीगत प्राप्ति में आता है। या ये कह लो कि सरकार के कुछ वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें सरकार ने बेच करके और फिर पैसा कमा लिया, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। ठीक है। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ ये है कि इस प्रकार के ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर बयान दिया जाएगा या ब्याज दिया जाएगा। इसी प्रकार जब सरकार किसी आस्ति या अपने असेट को बेचती है, संपत्ति को बेचती है, तो भविष्य में से आय समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये प्राप्तियां उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक भी हो सकती हैं। तो लास्ट वाली लाइन आपको अपने मन से नहीं समझनी है, आपको केवल पूंजीगत प्राप्ति का मतलब इतना समझना है कि सरकार अपने ऋणों पर जो ब्याज कमाती है वो उसकी प्राप्तियां हैं, या अपने वित्तीय संस्थानों को बेच करके जो पैसा कमाती है वो भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। इसके हमको दो पार्ट नहीं करने थे, केवल इतना ही एक ही प्रकार से बताना है इसको। ठीक है। अब सरकार ने पूंजीगत प्राप्तियां तो ले ली, यानी कि सरकार के पास पैसा तो आ गया, सरकार उसे खर्च कैसे करेगी, यानी कि जैसे आपने राजस्व व्यय में किया था योजनागत और गैर योजनागत, तो इसमें भी सेम ऐसे होगा। योजनागत में क्या होगा कि जिनकी सरकार ने पहले से प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग कैसे कर रखी है, शिक्षा पर, रोजगार पर, या सड़क सुविधाओं पर कर रखी है, मनोरंजन पर कर रखी है, सेम सारी चीज़ें इसमें आएंगी जो आपने राजस्व में की थी। ठीक है। गैर योजनागत में
वही सेम जो सरकार आपातकाल की परिस्थिति में या किसी महामारी के आने पर करती है सरकार, तो वो आती है व्यय योजनागत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बजट था उसका जो वर्गीकरण था वो मैंने अभी आपको पूरा करवाया है बजट के प्रकार। इसके अलावा भी बहुत सारे बजट होते हैं हमारे पास जो आपके बुक में नहीं दिए हुए शायद। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरकारी घाटा क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि घाटे का मतलब होता है जब हमारी आय व्यय से कम हो जाती है, उसे कहा जाता है घाटा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अब एक बार आप वापस से फ्लो चार्ट देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकारी घाटा किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जब सरकारी आय कम रह जाए सरकारी व्यय से, उसे कहा जाएगा सरकारी घाटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्व बजट घाटा क्या होता है या राजस्व घाटा क्या होता है, तो देखिए इसमें आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब राजस्व प्राप्तियां यानी कि आय कम बढ़ जाए राजस्व व्यय से। सेम बात हो रही है कि हर जगह पर हम क्या कर रहे हैं, आय को कम बता रहे हैं और खर्चे को ज़्यादा बता रहे हैं, तो उसे कहा जाता है घाटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूंजीगत घाटा किसे कहा जाता है, सेम चीज़ होगी, पूंजीगत प्राप्तियां कम पड़ जाएं पूंजीगत खर्चों से, यानी कि जहां पर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं उसकी आय से, तो उसे कहा जाता है घाटा। आपकी बुक में कई सारे इसके प्रकार दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक खर्च करती है, यानी कि हमारे पास 100 रुपये हैं और हम खर्च कर रहे हैं 150 रुपये, 50 रुपये हम कहीं से उधार मांग करके खर्च कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हमें लौटाने पड़ेंगे, लेकिन वो स्थिति किसकी होगी, घाटे की। तो इस स्थिति को बजट घाटा कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार कई उपाय कर सकती है। तो सबसे पहला हम घाटा इसमें पढ़ रहे हैं राजस्व घाटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि हमको ये पता लगाना है कि घाटा कितना है, तो हम क्या करेंगे, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों की मात्रा को घटा देंगे। उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं कि खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर प्राप्तियाँ ज़्यादा होती हैं खर्चों से, तो उसे कहा जाता है घाटा। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। ठीक है, जैसा कि मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला, राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा होंगी राजस्व व्यय से, तो वो कहलाएगा घाटा। घाटे को ज्ञात कैसे करेंगे, ये जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, राजस्व व्यय माइनस प्राप्तियाँ हम घटा देंगे, घटाने से हमको अंतर पता चल जाएगा कि किसका अंतर ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर ज़रूर क्वेश्चन आता है हर साल आपके। राजकोषीय घाटे का मतलब राजकोष यानी कि सरकार के पास कितना पैसा है। तो सरल भाषा में आप इसको इसी तरीके से बता सकते हैं कि सरकार की जब आय कम पड़ जाती है सरकार के खर्चों से, तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। लेकिन इसे निकालने का एक बहुत पॉपुलर फार्मूला होता है, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। इसको वापस से मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि कुल खर्चे में से अगर हम माइनस कर दें राजस्व प्लस पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो हम पता लगा सकते हैं राजकोषीय घाटे का। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप ऊपर वाला ही फॉर्मूला करें, केवल वही काफ़ी होगा। इसके अलावा भी आपके कुछ और घाटे दे रखे होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है संतुलित घाटा, अधिशेष घाटा या बजट घाटा या घाटे का बजट, ये 3 और होते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, आप अपने नोट्स की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संतुलित घाटा क्या होता है, नाम घाटा है लेकिन वो संतुलित है। इसका मतलब है जब सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी कि सरकार ने प्राप्तियाँ कितनी ली, 100 रुपये, खर्च कितने करने, 100 रुपये, तो कुछ बचा ही नहीं सरकार के पास, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, संतुलित बजट। अधिशेष बजट ये घाटे के प्रकार नहीं है, ये बजट के प्रकार है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि राजस्व और पूंजीगत बजट के अलावा भी कुछ प्रकार हैं, तो ये बजट ही हैं। अधिशेष का बजट क्या होता है? अधिशेष का मतलब बच रहा है कुछ गवर्नमेंट के पास अतिरिक्त। तो जब सरकार की आय ज़्यादा हो जाए सरकार के खर्चों से, यानी कि खर्च तो कम करना है और गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है तो वो बच जाएगा, बचने को अधिशेष कहा जाता है। तो वो कौन सा बजट हो गया? अधिशेष का बजट। घाटे का बजट नाम से पता चल रहा होगा, क्योंकि हम अभी घाटे ही पढ़ रहे हैं। जब सरकार की आय कम पड़ जाती है सरकार के खर्चों से, उसे कहा जाता है घाटे का बजट। ठीक है, तो अभी हम वापस से घाटे वाले टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आपको राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा करवा दिया है। इन सारे घाटों के आप फॉर्मूले बनाइएगा और फॉर्मूले बना करके आपको लर्न करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है जिसमें आपको क्या करना होता है, घाटे ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की जो टॉपिक है हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक आप इसे लर्न कीजिएगा। थैंक यू।